सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक एंड आज हम हमारा जो इंड AS 103 जो पेंडिंग पार्ट है उसको खत्म करेंगे। मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था कि हमें कितनी चीजें पढ़नी है। एक्विजिशन मेथड हम कवर कर चुके, रिवर्स एक्विजिशन मेथड हम कवर कर चुके, सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे खत्म करने आए हैं हमारे लास्ट 3 मेथड्स को, और जो कि आराम से इसमें इस वीडियो के अंदर सारे के सारे रिवाइज कर लेंगे हम कंप्लीटली एग्जॉस्टिवली। ओके, नाउ मैंने आपको रिवर्स एक्विजिशन और एक्विजिशन के सारे क्वेश्चंस जो आपको डिस्कस करे थे वो सारे आपने आई होप कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट करने के पहले आप पहले उन क्वेश्चंस को कवर कीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। मेरे इससे पहले के जितने भी रिविजन्स हैं वो मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में अपडेटेड हैं। आप सारे के सारे रिविजन्स देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। डाउट्स अगर कोई है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे पूछ सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग अहेड ऑन अवर थर्ड थिंग, दैट इज कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस। कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमें यहां पे कवर करना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ चीजें। यस, ये रहा हमारा कॉमन कंट्रोल। सो कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं सर? ये एक तरीके का बिजनेस कॉम्बिनेशन है जहां पर बिफोर एक्विजिशन एंड आफ्टर एक्विजिशन कंट्रोल अल्टीमेटली सेम है। कंट्रोल अल्टीमेटली उसी एंटिटी के पास है जो एंटिटी एक्विजिशन के पहले जो स्टेक ले रही थी, एक्विजिशन के बाद भी उसके पास ही कंट्रोल है। जैसे कि एग्जांपल ये पढ़ेंगे, अ टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन वेयर एक्वायरी कंपनी इज अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय सेम एंटिटी बिफोर एंड आफ्टर द बिजनेस कॉम्बिनेशन। जिसका हमने एक्विजिशन किया है वो अल्टीमेटली उसी एंटिटी के कंट्रोल में जिसके एक्विजिशन के पहले भी कंट्रोल में थी। जैसे कि एक पेरेंट है, इसकी 2 सब्सिडरी हैं, 100% सब्सिडरी 1 सब्सिडरी 2। इफ सब्सिडरी 1 मतलब ये वाली कंपनी टेक्स ओवर सब्सिडरी 2, देन सब्सिडरी 1 बिफोर बिजनेस कॉम्बिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय पी। अल्टीमेट पेरेंट तो S1 का ये था ही, और S1 आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय पी। तो ये बेसिकली बिफोर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन अल्टीमेट होल्डिंग तो यही है। अल्टीमेट पेरेंट तो हमारा पी लिमिटेड है ही ना। यस, नो। नाउ इट इज मेयरली अ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, नॉट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसको अपन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, इसे एक तरह से कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं रादर देन बिजनेस कॉम्बिनेशन। और इस यहां पे जो अकाउंटिंग होती है, एक्वायरर कंपनी इज नोन एज दी ट्रांसफरी कंपनी, और एक्वायरी कंपनी यहां पे ट्रांसफरर कंपनी होती है। मतलब जिसका एक्विजिशन हुआ, मतलब मान लो एचडी ने डॉक्टर लिमिटेड को टेक ओवर किया, तो ये कौन हो गई? ये हो गई एक्वायरी, दैट इज द ट्रांसफरर, और ये ट्रांसफरी, ठीक है, जिसने एक्वायर किया है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन दैट इज सीसीटी के क्या होते हैं? तो सबसे पहला होता है मर्जर ऑफ सब्सिडरीज या टेक ओवर ऑफ सब्सिडरी, स्पिन ऑफ, नॉट ऑलवेज बट इन फ्यू केसेस। कुछ केसेस में हम स्पिन ऑफ के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको भी हम मान लेते हैं कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन के अंदर। सर कैसे? स्पिन ऑफ में 2 चीजें होती है, एक तो डीमर्जर और दूसरा सेल ऑफ डिवीजन। यहां पे डीमर्जर और सेल ऑफ डिवीजन में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जहां पे कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन अप्लाई हो जाता है, कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन जहां पे अप्लाई हो जाता है। ओके, अब याद रखना कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन मैंने आपको क्या बताया कि सर बिफोर एक्विजिशन एंड आफ्टर एक्विजिशन एक्वायरी कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय द सेम एंटिटी। एक्वायरी कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय द सेम एंटिटी। ओके, याद रखना ये क्या हो जाएगा? कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। अगर ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है तो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं, एक तरह से कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग है। इसमें कौन सी मेथड से फॉलो अकाउंटिंग करेंगे? तो इंड AS 103 डायरेक्टली तो नहीं बोलता, बट अपेंडिक्स सी में उसने बताया कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, जो आपने बचपन में इंटरमीडिएट में भी पढ़ी थी, उस मेथड को हम यूज करेंगे फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। नाउ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर, इसमें क्या होता है अंडर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड? इसमें ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर अलोंग विद रिजर्व्स एंड सरप्लस एट बुक वैल्यू। मतलब बैलेंस शीट में जितने भी असेट्स हैं, जितने भी लायबिलिटीज हैं, जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, सबको आप ले लोगे कैरिंग अमाउंट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू आ रही है उससे हम ले लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली नेट असेट्स क्या हो जाएंगे हमारे? असेट्स एट बुक वैल्यू, लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू, लेस करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस एट बुक वैल्यू, ये हमारे हो जाएंगे नेट एसेट। और ये कुछ और नहीं, इसको हम शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं। कैसे? देखो
ये बैलेंस शीट है। अब इस बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स इनकी बुक वैल्यू ले ली हमने, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इनकी बुक वैल्यू ले ली, और इसमें से रिजर्व्स एंड सरप्लस का बुक वैल्यू बैलेंस हटा दिया, तो हमारा क्या आ जाता है सर, नेट एसेट, और ये इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल के बराबर होगा, तो इसलिए मैंने इसको बोला इट इज नथिंग बट शेयर कैपिटल ऑल्सो। ठीक है, याद रखना डिफरेंस बिटवीन नेट एसेट्स, ये जिसको हम शेयर कैपिटल बोल रहे हैं, और परचेज कंसिडरेशन इज ऑलवेज द कैपिटल रिजर्व, इज ऑलवेज कैपिटल रिजर्व। यहां पर इक्विटी शेयर्स ऑलवेज इशू होंगे एट पार, इट कैन नॉट बी इशूड एट प्रीमियम। ओके, अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी मतलब एक्वायरर कंपनी, और एक्वायरर कंपनी अपने को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें यह देखना होगा कि व्हाट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन आइडेंटिफाई करना। तो पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द एक्वायरी कंपनी दैट इज द आइडेंटिफाई द एक्वायरर कंपनी दैट इज ट्रांसफरी कंपनी। उसके बाद दूसरा आइडेंटिफाई डेट ऑफ एक्विजिशन। तीसरा नेट एसेट्स की कैलकुलेशन। नेट एसेट्स की कैलकुलेशन मैंने आपको अभी बताई दी है, सारे एसेट्स एट बुक वैल्यू लेस करेंगे सारी लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू, लेस करेंगे सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस एट बुक वैल्यू, जो आया वो हमारा नेट एसेट हो जाएगा। और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे पीसी। पीसी सेम ही है जो हमने पहले कैलकुलेट कर रहे थे, कोई उसमें चेंज नहीं है। इसके बाद आएगा कैलकुलेशन ऑफ, हर बार यहां पे क्या आता था, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन रिजर्व, बार्गेन परचेस, बट यहां पे आएगा कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, मतलब कंट्रोल अभी भी सेम एंटिटी के पास है। उसमें क्या करेंगे, नेट एसेट्स जो आए हैं हमारे स्टेप 3 में, उसको हम क्या करेंगे, स्टेप 3 से जो हमारे नेट एसेट्स आए हैं उसको लेस कर देंगे पीसी जो हमारा स्टेप 4 के हिसाब से आया, और जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा हमेशा कैपिटल रिजर्व में, चाहे लॉस हो या गेन हो, वो कहां पे जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में लॉस कब होगा, जब पीसी ज्यादा होगा नेट एसेट से, और पीसी कम है नेट एसेट से तो गेन हो जाएगा। मतलब हमें नेट एसेट्स ज्यादा मिल रहे हैं, पीसी हमने कम पे किया तो गेन हो गया हमारे लिए, है ना। ओके, ये दोनों चीजें कहां जाएंगी, कैपिटल रिजर्व दैट इज अदर इक्विटी। इसके बाद जनरल एंट्री करेंगे अपन स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 6 में हमारी जनरल एंट्री क्या होगी दोस्तों, जनरल एंट्री हम करेंगे सबसे पहले सारे के सारे एसेट्स टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट। कोई बैलेंसिंग फिगर आई तो कहां जाएगी, कैपिटल रिजर्व, या फिर liability taken over of transferor company, reserves and surplus taken over of transferor company, और mode of payment of PC। ये हो जाएगा स्टेप नंबर 6। तो पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफरी कंपनी दैट इज एक्वायरर कंपनी, सेकंड डेट ऑफ एक्विजिशन, थर्ड नेट एसेट्स, फोर्थ पीसी, फिफ्थ गेन और लॉस ऑन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, सिक्स्थ जनरल एंट्रीज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर कंपनी, और सेवेंथ बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। हमें सारे के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लेना है, इक्विटी एंड अदर इक्विटी को ऑफ द ट्रांसफरी एक्वायरर को लेना है एट बुक वैल्यू प्लस माइनस एनी इंपैक्ट ऑफ द एबव जनरल एंट्री। मतलब इसमें कोई इस एंट्री का कोई इंपैक्ट आएगा दैट इज कैपिटल रिजर्व वगैरह, गेन और लॉस, वो लेना है। याद रखना अगर पीसी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, देन हम एज्यूम कर लेंगे नेट एसेट्स एक्वायर्ड एज पर स्टेप 3 इक्वल्स टू पीसी। पीसी क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम इसी को पीसी मान लेंगे, कौन सा, जो नेट एसेट्स एक्वायर्ड आ रहे हैं हमारे। एंटायर पीसी इज सेटिस्फाइड बाय वे ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट पार। हम जो पीसी डिस्चार्ज कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, किस बेसिस पे, पार पर। इज दैट क्लियर, यस, नो। और if there are two transferor company then distribute PC between two transferor company in the ratio of their net assets। उनके net assets के बेसिस पे हम उनके PC को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ इसके बाद अपन अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस जो मॉड्यूल में दिए हैं, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 30। इलस्ट्रेशन नंबर 30, मान लो कंपनी एक्स है जो अल्टीमेट पेरेंट है और उसी को सब्सिडरी है वाई, जेड एंड अदर सब्सिडरी। बिफोर ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन दोस्तों क्या हो रहा है, जस्ट अ मोमेंट। आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है कि अदर सब्सिडरी तो है ही इसकी सब्सिडरी, लेकिन जो कंपनी जेड है उसने वाई को टेक ओवर कर लिया, तो जेड की सब्सिडरी वाई है, बट स्टिल कैन आई से एक्स इज स्टिल द पेरेंट, यस, नो। तो यहां पे कौन सी मेथड लगेगी, देखो कंपनी Z पेज कंसिडरेशन टू कंपनी X टू ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ Y।
the transaction meets the definition of business combination. Prior to reorganization, each party is controlled directly by the company X. Although after reorganization, company Y is now owned by Z, all two companies are still owned and controlled by company X. So from the perspective of company X, there has been no change as a result of reorganization. Hence, it is a common control combination and within the scope of 103. तो यहाँ पे pooling of interest method लगेगी under appendix C. 31st illustration अगर आप देखोगे तो भी वही बात है कि भाई देखो एक ABC है, एक XYZ है, are owned by 4 shareholders B, C, D, E, each of whom have 25% shares in each company. Shareholder of B, C and D have entered into shareholders agreement in terms in governance of ABC and XYZ, due to which they exercise joint control. ठीक है, determine whether ABC and XYZ are under common control. तो भाई बिल्कुल अगेन मैं बोलूंगा yes. Why? देखिए ABC और XYZ बिफोर एक्विजिशन भी BCD और E यहां पे थे, मतलब बेसिकली अगर आप नोटिस करोगे तो ABC में BCD पहले से ही ओनर थे ना, 25-25%, ये तीनों मिला के 75% हो रहे थे और आगे भी जाके ये 75 ही है XYZ में भी. तो कहना इसे इन द इंस्टेंट केस बोथ ABC एंड XYZ आर जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल B, C and D as a result of contractual arrangement. In the above scenario, it will be considered under common control. Easy question है. 32 में भी सेम है. ABC and XYZ are owned by 4 shareholders B, C, D and E. सभी का 25% शेयर है. No agreement between any of the shareholders that they will exercise their joint voting power jointly. क्या ABC और XYZ under common control है? Yes. Still no contractual obligation. अगर कोई ये देखो यहां पे अलग से दिया हुआ है, जस्ट अ मोमेंट, देयर आर नो एग्रीमेंट्स बिटवीन एनी ऑफ द शेयरहोल्डर्स टू एक्सरसाइज ज्वाइंट पावर. तो यहां पे तो कोई पेरेंट बना ही नहीं, और जब दोनों सभी की 25-25% है तो कहना इसे नो कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट, तो नॉट कंसिडर्ड अंडर कॉमन कंट्रोल. यहां पे और इसमें क्या दिक्कत है, सॉरी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहां सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे पता क्या हो रहा है, बी, सी और डी जो है ना वो ज्वाइंटली एग्रीमेंट में है, ज्वाइंटली कवर कर रहे हैं एबीसी एंड XYZ को, ज्वाइंट कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये कॉमन कंट्रोल के अंदर आ जाएगा, बट ये नहीं आएगा. इलस्ट्रेशन 33, बिफोर क्या है, एबीसी का एक X है, फिर एबीसी का एक X एंड Y आया, अब एबीसी लिमिटेड के अंदर X एंड Y लिमिटेड आ गए. तो मुझे एक बात बताओ, Y लिमिटेड और X लिमिटेड दोनों अंडर कॉमन कंट्रोल आ जाएंगे कि नहीं? यस नो? ये तो स्ट्रक्चर देख के ही आपको समझ जाना है. ये क्वेश्चंस जो है ना इलस्ट्रेशन 30 MCQ में आ सकता है, ये भी 31 भी MCQ में आ सकता है, 32 भी MCQ में आ सकता है, 33 भी MCQ में, ये केस स्टडी में आ सकते हैं. इसके अलावा आप ये मान के चलना, इसमें डिस्क्रिप्टिव आने की चांस नहीं है, लेकिन ये MCQ है, आपको पहचानना पड़ेगा. क्या ज्वाइंट कंट्रोल है? पहला. दूसरा, बिफोर एक्विजिशन जो पेरेंट था, आफ्टर एक्विजिशन भी पेरेंट होना चाहिए. सो दिस इज द अरेंजमेंट. ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉमन कंट्रोल के लिए, तो आपका इलस्ट्रेशन 38 है स्टडी मटेरियल का, उसमें पार्ट ए क्या है, ये बोलता है कि एक कंपनी ए लिमिटेड है, दूसरी कंपनी बी लिमिटेड है, दोनों अमलगमेट हुए 1 जनवरी 2002 को. न्यू कंपनी वाज फॉर्म्ड एबी लिमिटेड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी. इसमें नॉन करेंट एसेट्स पीपीई, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल दोनों ए और बी के दिए हुए हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 रुपए का एक शेयर है, 6000 और 7000 यहां दिया हुआ है. अदर इक्विटी भी दी हुई है. ठीक है सर. नॉन करेंट लायबिलिटी में फाइनेंशियल लायबिलिटीज में बोरोइंग दी हुई है, करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल दी हुए हैं. एबी लिमिटेड ट्रांसफर्स रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी. एबी लिमिटेड जो नई वाली बनी है वो क्या कर रही है मालूम आपको, वो नए शेयर्स इश्यू कर रही है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू कर रही है टू डिस्चार्ज द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, दैट इज ए एंड बी कंपनी. प्रिपेयर अ नोट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पीसी एंड ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ एबी लिमिटेड. आपको पीसी की कैलकुलेशन दिखानी है, एबी लिमिटेड की डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट बतानी है, ये मानते हुए कि बोथ द एंटिटीज आर अंडर कॉमन कंट्रोल. सिंस बोथ द एंटिटीज आर अंडर कॉमन कंट्रोल, आप ये मान के चलना कि आपको सारे के सारे बैलेंसेस बुक वैल्यू पर
लेने हैं, ठीक है। तो बुक वैल्यू पर आपको सारे बैलेंसेस लेने हैं। अब बुक वैल्यू पे कौन से सर, सारे के सारे एसेट्स एट बुक वैल्यू, सारी लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू, और उसमें लेस और कर दोगे क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और सेटलमेंट सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के माध्यम से होगा, वो भी एट पार। तो क्वेश्चन साइलेंट है पीसी के लिए, तो हम क्या मान लेंगे, 6000 के शेयर्स इनको देने हैं, 7000 के इनको देने हैं, टोटल पीसी हमारा 13000 हो जाएगा। फिर बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो पीपी जो बुक वैल्यू दी है, क्या हम इस फेयर वैल्यू को लेंगे, नो, हम इसी को ले लेंगे, पीपी की बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू, इन्वेंट्री की बुक वैल्यू, ये सारे के सारे हम बैलेंसेस ले लेंगे, ये हमारी बैलेंस शीट हो जाएगी। और इक्विटी शेयर कैपिटल में 13000 आ जाएंगे। इसके अलावा रिजर्व्स भी हमारे सारे कंसोलिडेट हो जाएंगे, दैट इज 3050 प्लस 3000, 3000 प्लस 4000। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, ओके। सेम क्वेश्चन दिसंबर 21 में आ चुका है, सेम क्वेश्चन मैंने आपको बोला है, ये मेरा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 दिसंबर 21 का सेम क्वेश्चन, सन लिमिटेड मून लिमिटेड अमलगमेटेड फ्रॉम फर्स्ट। तो चलो इसको अपन देख लेते हैं, इसको अपन देखते हैं, ये रहा यहां पे थर्ड चैप्टर, क्वेश्चन 3 ये रहा, सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड अमलगमेटेड फ्रॉम 1st of April 2021, a new company called Sun Moon Limited with shares of 10 each was formed to take over the business of existing। सेम क्वेश्चन है, ये फिगर्स दिए सन और मून के, बैलेंस शीट दिए, अदर इक्विटी का नोट दिया है। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, सन मून लिमिटेड issued required number of shares to discharge the claim of the equity shareholders of the transferor company. Also new debentures were issued in exchange of the old series of both the companies. Calculate purchase consideration and advise discharge by preparing a note and draft the balance sheet assuming that Sun and Moon are not under common control। अच्छा ये क्या बोला है, ये not under common control है, तो ये अपन को यहाँ पे रिवर्स एक्विजिशन मेथड लगानी पड़ जाएगी, ठीक है। are not under common control. Management of larger entity out of Sun and Moon Limited will take over the control of entity Sun Moon Limited और उसकी फेयर वैल्यू लेंगे। देखो रिवर्स एक्विजिशन हुआ, रिवर्स एक्विजिशन मेथड है, तो अपने को वो मेथड लगानी दूसरी, अमलगमेशन है या एब्जॉर्प्शन, तो अमलगमेशन लगानी पड़ेगी जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन अगर यहां पे लिखा होता अंडर कॉमन कंट्रोल है, तो फिर हम कौन सी मेथड लगाते, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी वैसे ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन 3 पिछले वीडियो में भी सेम क्वेश्चन ये रहा, देखो फिर अपन वहां पे पूरे कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, ये मेरी कैलकुलेशन दी हुई है, पूरी बैलेंस शीट और सारी चीजें दी हुई है, तो आपको बस वैसे ही करना है, आसान क्वेश्चन है। देन कम्स द नेक्स्ट कंसेप्ट एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्पिन ऑफ। इसी के साथ कॉमन कंट्रोल से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हो गए, स्पिन ऑफ पे आ जाते हैं। स्पिन ऑफ में अपन देखते हैं, और ये देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर है ना, काफी टाइम से डिस्क्रिप्टिव पार्ट में नहीं आ रहा, हो सकता है मई 25 में आ जाए, आप लकी इंसान हो कि मई 25 में आ जाइए, ठीक है। नाउ स्पिन ऑफ, स्पिन ऑफ में दो केसेस होते हैं, एक तो डीमर्जर, दूसरा होता है सेल ऑफ डिवीजन, ठीक है। एक होता है डीमर्जर, एक होता है सेल ऑफ डिवीजन, याद रखना। सर व्हाट इज द डीमर्जर एंड व्हाट इज द सेल ऑफ डिवीजन, समझते हैं। आइए, ये हैंड रिटन नोट्स आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सेल ऑफ डिवीजन एंड डीमर्जर में क्या हो रहा है समझते हैं, पहले ध्यान से समझते हैं, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना। एक कंपनी है डॉक्टर लिमिटेड, इस डॉक्टर लिमिटेड के ना 4 यूनिट्स हैं, 1 2 3 4, और एक कंपनी है एचडी लिमिटेड, ठीक है। इसने इसकी यूनिट 1 परचेज कर ली, और कहना से ये जैसे ही एचडी लिमिटेड इसकी यूनिट 1, किसकी, डॉक्टर की यूनिट 1 परचेज करता है, तो कहना से इसको पीसी पे करना पड़ेगा। ये पीसी इसने पे किया और बदले में इसके सारे के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को टेक ओवर कर लिया। तो कहना से ये जो कंपनी यूनिट 1 के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर करके बनी है, दिस इज द रिजल्टिंग कंपनी। और ये यूनिट 1 कहां से हट गया, डॉक्टर से, तो कहना से दिस इज द डीमर्ज्ड कंपनी। यस नो, यस सर। नाउ अब एचडी लिमिटेड जो ये पीसी दे रहा है, उसमें दो बातें, पहला या तो मेंबर्स को देगा, मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स को देगा इसके, या डायरेक्टली इस कंपनी को दे देगा, या तो इसके मेंबर्स को, दैट इज यूनिट 1 के मेंबर्स को, या फिर इस कंपनी को ही दे देगा। दो ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन है, कौन सा, वापस से ये जो रिजल्टिंग कंपनी है ना एचडी, ये क्या कर रही है, ये पीसी पे कर रही है टू डीमर्ज्ड कंपनी। अब डीमर्ज्ड कंपनी को या तो डायरेक्टली कंपनी को दे दिया पीसी, या फिर उसके मेंबर्स को दिया, मेंबर्स मतलब यूनिट 1 के शेयर होल्डर्स को। तो सर अगर मेंबर्स को दिया है तो ये केस हो जाएगा, ये केस कहलाएगा डीमर्जर, लेकिन अगर डायरेक्टली कंपनी को दे दिया तो ये कहलाएगा सेल ऑफ डिवीजन। इज दैट क्लियर, ये डिफरेंस समझ में आया, ओके।
नाउ डीमर्जर है और पीसी रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम रिजल्टिंग कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी, इसको हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड एज पर इंड AS 105। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर लिमिटेड का एक यूनिट आपने डिसकंटिन्यू कर दिया। कैन आई से इट विल बी ए नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, नाउ दिस यूनिट इज सोल्ड आउट, सो कैन आई से ये जो पीसी मिला इस पीसी को अपन डिविडेंड काउंट करेंगे। ओके क्या लिखा है देखो वापस से, पीसी रिसीव फ्रॉम रिजल्टिंग, रिजल्टिंग कौन है यहाँ पे? रिजल्टिंग कंपनी है हमारी एचडी। ओके, इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी दैट इज डॉक्टर, और उसको हम क्या बोलेंगे? एज डिविडेंड। नाउ सेल ऑफ डिवीजन में क्या होगा? पीसी रिसीव हुआ रिजल्टिंग कंपनी से, ये किसने रख लिया? डीमर्ज्ड कंपनी ने डायरेक्ट। डॉक्टर लिमिटेड के यहां पे लिख लेना यूनिट 1, ठीक है, और यहां पे डायरेक्टली डीमर्ज्ड कंपनी दैट इज डॉक्टर लिमिटेड ने खुद ही रख लिया। रिजल्टिंग कौन थी? एचडी। तो इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, इसको हम इस नाम से अकाउंट फॉर करेंगे, ठीक है। यहां पे डीमर्जर के केस में डिविडेंड के नाम से अकाउंट फॉर करेंगे और इसको इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। अब मेथड्स कौन से होंगे? यहां तक तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म कॉल्ड एज डीमर्जर एंड व्हाट डू मीन बाय द टर्म कॉल्ड एज सेल ऑफ डिवीजन। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का कोई यूनिट लिया है ना, या टेक ओवर किया, और बदले में या तो उसके शेयर होल्डर्स को दे दिया पीसी अगर शेयर होल्डर्स को दिया दैट इज डीमर्जर, और अगर कंपनी को डायरेक्टली दे दिया, कंपनी ने पीसी अपने पास रख लिया, दैट इज दी सेल ऑफ डिवीजन। सेल ऑफ डिवीजन में आएगा क्या? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, और डीमर्जर में कहां पे आएगा? डिविडेंड एज पर इंड AS 105। नाउ कोई अब मन में डाउट आएगा कई बच्चों के कि सर अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो डीमर्जर का केस अलग है, सेल ऑफ डिवीजन का केस अलग है, साथ में पढ़ते हैं। डीमर्जर, और डीमर्जर हो या सेल ऑफ डिवीजन हो, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, डीमर्जर हो या सेल ऑफ डिवीजन हो, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। हाउ मच? सर दो ऑप्शंस हैं, इधर आप फॉलो करो एक्विजिशन मेथड जो हमने पहले ही पढ़ ली है, या फिर आप फॉलो करो सीसीटी। सीसीटी मतलब कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन, पीओआई मेथड। मतलब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? सर मेरी बात सुनो ना। ओके सर, या तो कोई भी केस हो, चाहे डीमर्जर का हो या सेल ऑफ डिवीजन का केस हो, आपके पास मेथड के लिए मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग दो हैं। कौन सी? एक है आपकी एक्विजिशन मेथड, दूसरी है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। सर कब एक्विजिशन लगानी है और कब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट लगानी है, और किस केस में? तो मैंने आपको क्या बोल दिया, दोनों में दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं तो वो बोलते हैं कि या तो आप एक्विजिशन लगाओ या पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट लगाओ। सर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाना है तो हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कब लगाएंगे? सर इंड AS 103 बोलता है जब ट्रांजैक्शन कौन सा हो? कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन हो। सर कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है, सर कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन मतलब डिवीजन के पहले या एक्विजिशन के पहले जिसके पास कंट्रोल था, पोस्ट एक्विजिशन उसके पास वापस से उतना ही कंट्रोल है। जिस कंपनी के पास कंट्रोल एक्विजिशन के पहले जो था और एक्विजिशन के बाद भी कंट्रोल है, तो फिर इंड AS बोलता है कि आप पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगा लो बिकॉज दिस इज अ कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। लेकिन एल्स वो क्या बोलते हैं? एल्स एक्विजिशन मेथड, एल्स एक्विजिशन मेथड। अगर ये कॉमन कंट्रोल नहीं है तो भाई साहब भूल जाओ, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मत लगा देना, आपको एक्विजिशन मेथड लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस। सो हम आगे बढ़ते हैं। यही चीज मैंने यहां चार्ट में समझाने की कोशिश की है कि सर डीमर्जर का केस हो या सेल ऑफ डिवीजन का केस हो। सर डीमर्जर के केस में वो बोलता क्या है? इफ एग्जाम्पल समझना, एचडी लिमिटेड इज अ न्यू कंपनी। एचडी लिमिटेड एक नई कंपनी है, मतलब रिजल्टिंग कंपनी है, ठीक है। डॉक्टर लिमिटेड हैज वन शेयर होल्डर से मिस्टर हर्षवर्धन, उसके पास क्या है? मोर देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब हर्षवर्धन कंट्रोल्स दी डॉक्टर लिमिटेड, यस नो? देयरफॉर हर्षवर्धन कंट्रोल्स डॉक्टर लिमिटेड, दैट इज यूनिट 1. Okay, if PC is given to the shareholder of Dr. Limited, then Harshvardhan will get more than 50% of equity share of HD Limited. Also, hence Harshvardhan controls HD Limited and also one unit of Dr. Limited. Can I say अभी तक हर्षवर्धन सिर्फ डॉक्टर लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोल एस्टैब्लिश करके बैठा था, बट पोस्ट एक्विजिशन एचडी का भी कंट्रोल हर्षवर्धन के पास आ जाएगा. सो कैन आई से हर्षवर्धन बिफोर एक्विजिशन भी कंट्रोल लेके बैठा था और आफ्टर एक्विजिशन भी कंट्रोल लेके बैठा है. नाउ
Now can I say it is a common control transaction, and since the above situation is known as CCT, therefore POI method will apply. POI method will apply. हुआ क्या है देखो, पोस्ट एक्विजिशन केस क्या था, हर्षवर्धन भाई थे, एचडी लिमिटेड और यूनिट 1 ले लिया, और प्री एक्विजिशन क्या था, डॉक्टर लिमिटेड, उसकी यूनिट 1 भी, कंट्रोल अभी भी सेम है, हेंस सीसीटी. समझ में आई बात? आगे बढ़ूं सर. ये तो सिचुएशन क्या थी, इफ सीसीटी. सीसीटी का मैंने पूरा एग्जांपल लिखवा दिया. अदरवाइज एक्विजिशन मेथड सेम. यहां पे क्या है, सेल्स ऑफ डिवीजन. सेल ऑफ डिवीजन मतलब आपने पीसी किसको दिया है, कंपनी को दिया है, वो कंपनी को पीसी दिया है. अब अकाउंटिंग कौन से मेथड से करनी सर, या तो आप सीसीटी से कर दो या एक्विजिशन से कर दो. एक्विजिशन से कब करेंगे, जब सीसीटी नहीं होगा. सीसीटी होने के लिए एग्जांपल देखो, एचडी इज अ न्यू कंपनी, अगेन सेम. PC, HD Limited issues equity shares to Harsh Limited. Therefore, entire equity share of HD Limited are held by Harsh Limited. Therefore, HD Limited becomes wholly owned subsidiary of Harsh Limited. सोच के देखो ना. Therefore, Unit 1 is controlled by Harsh Limited before and after sales of division. Now, above situation is CCT, hence POI method will be used. याद रखना, ये एक हर्ष लिमिटेड है. प्री एक्विजिशन क्या था, प्री एक्विजिशन उनके पास सिर्फ यूनिट 1 का कंट्रोल था, ठीक है. पोस्ट एक्विजिशन उनके पास एचडी लिमिटेड का कंट्रोल आ गया और यूनिट 1 के तो शेयर होल्डर्स इसके भी बन गए. कहना इसे कंट्रोल हर्ष लिमिटेड के पास अभी भी है, क्यों, क्योंकि एचडी ने पीसी किसको पे किया, हर्ष लिमिटेड को डायरेक्टली दिया है. सो कैन आई से इट इज अ सीसीटी ट्रांजैक्शन. अदरवाइज आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, एक्विजिशन. ये देखो, ये चार्ट समझ में आ रहा है. एचडी लिमिटेड इज अ न्यू कंपनी, PC paid, HD Limited issues equity shares to Harsh Limited. Entire equity shareholders of HD are held by Harsh Limited. HD के अंदर जितने भी शेयर्स थे सारे के सारे हर्ष लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के पास आ गए. सो HD लिमिटेड होली ओन सब्सिडरी बन गई, और उसका जो यूनिट 1 है कंट्रोल्ड बाय हर्ष लिमिटेड बिफोर एंड आफ्टर द सेल ऑफ डिवीजन. सो कैन आई से इट इज ऑल्सो अ सिचुएशन कॉल्ड एज CCT. अब सर अकाउंटिंग मेथड भी समझ में आ गई, सिचुएशन भी समझ में आ गई. अब एंट्रीज क्या क्या होंगी, तो एंट्रीज के लिए बहुत सिंपल सी बात है. सबसे पहले डीमर्ज्ड कंपनी. डीमर्ज्ड कंपनी कौन थी अपनी, डॉक्टर लिमिटेड. उस एग्जांपल में ये वाला एग्जांपल, यस नो, इससे ये यूनिट गई है. सो कहना इसे डॉक्टर लिमिटेड मतलब डीमर्ज्ड कंपनी को इसके सारे बैलेंसेस डी रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे. डी रिकॉग्नाइज मतलब हटाने पड़ेंगे. आंसर इज यस. क्यों, क्योंकि अब इस पर इसका कंट्रोल नहीं है. सो द अकाउंटिंग एंट्री विल बी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू असेट्स, ये बुक वैल्यू पे आ जाएगा, और रिजल्टिंग कंपनी के नाम से पीसी यहां पे आ जाएगा. सो हमने एंट्री क्या करी पहली, इन द बुक्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी क्लोजिंग ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ यूनिट्स सोल्ड. जो भी यूनिट सोल्ड की है उसकी असेट्स एंड लायबिलिटीज को भी बैलेंस को डी रिकॉग्नाइज कर दो. तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट. हमें उसको खत्म करना है, डेबिट करना पड़ेगा. सिंपल फाउंडेशन का लॉजिक है ये. तो असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट. बट हमें किसी असेट को डी रिकॉग्नाइज करना है, अपनी बुक से हटाना है, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट. तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू असेट, दोनों कौन से बैलेंसेस पे, बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट पर आ रहे हैं, और पीसी रिजल्टिंग कंपनी के नाम से आ जाएगा. कोई भी डिफरेंस हुआ ना, प्रॉफिट और लॉस ऑन मर्जर ट्रांसफर टू, अगर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है तो हमेशा कैपिटल रिजर्व, और एक्विजिशन है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस. यस नो, यस और नो, आंसर इज यस. नाउ फिर पीसी रिसीव हुआ तो इक्विटी शेयर्स इन रिजल्टिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रिजल्टिंग कंपनी. equity shares in resulting company to resulting company. okay, so PC रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर्स इन रिजल्टिंग कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी. रिजल्टिंग कंपनी कौन थी, एचडी लिमिटेड, उसको आप इक्विटी शेयर्स मिलेंगे. ओके, ट्रीटमेंट ऑफ पीसी, अगर डीमर्जर है, डीमर्जर का केस है, डीमर्जर के केस में या तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होगी या फिर एक्विजिशन मेथड होगी. पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन रिजल्टिंग कंपनी, या एक्विजिशन मेथड है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन रिजल्टिंग कंपनी. ओके,
ये ट्रीटमेंट ऑफ पीसी है, पीसी को आप सेटल किससे कर दोगे, एज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और सेल ऑफ डिवीजन है तो फिर इट विल बी अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट एज नॉन करेंट एसेट, इन्वेस्टमेंट इन रिजल्टिंग कंपनी। अच्छा, ये तो हमने ट्रीटमेंट देखा कौन सी कंपनी की बुक्स में, डॉक्टर लिमिटेड जो डीमर्ज्ड हुई है। नाउ कम्स दी रिजल्टिंग कंपनी दैट इज एचडी लिमिटेड जो नई बनी है। तो नई वाली कंपनी को अपनी बुक्स में सारे के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को या तो फेयर वैल्यू या बुक वैल्यू पे लेना पड़ेगा। सर बुक वैल्यू पे कब लेना है, जब आपने पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज किया है, और एक्विजिशन मेथड अगर यूज किया है तो फेयर वैल्यू पे लेना है। बेसिकली जो मेथड है जिसकी, उसी मेथड को एग्जीक्यूट करना है अकाउंटिंग के लिए। सारे एसेट्स को डेबिट करना है, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है टू डीमर्ज्ड कंपनी जो पीसी के नाम से आएगा। और डीमर्ज्ड कंपनी कब लिख के आएगा, जब सेल ऑफ डिवीजन का केस होगा। और अगर डीमर्जर का केस है तो मेंबर्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी लिखकर आएगा। कोई भी डिफरेंस होगा तो गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज के नाम से जाएगा इन द केस ऑफ एक्विजिशन मेथड। लेकिन अगर कैपिटल पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है तो कैपिटल रिजर्व के नाम से आएगा। ओके, यहां पीसी पे करने की एंट्री क्या होगी, डीमर्ज्ड कंपनी या मेंबर्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर capital. But this was the entire concept between the demerger and the sale of division. Basically, can I say the spin-off? ये पूरा हमारा concept हो गया। अब इस चैप्टर में हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए, उन क्वेश्चंस को खत्म करते से ही हमारा ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके, सो हमें यहाँ पे अकाउंटिंग करनी है और एक ही क्वेश्चन है इसका, मैक्स एंड मिनी वाला जो हमें करना है। सो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 37 ऑफ योर आईसीआई स्टडी मटेरियल। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। इट इज कि मैक्स मिनी लिमिटेड हैज टू डिवीजन, मैक्सी एंड मिनी। इनकी इंफॉर्मेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एट 31 अक्टूबर आर एज फॉलोज। मैक्सी डिवीजन की असेट्स एंड लायबिलिटीज दिए हैं, मिनी डिवीजन की भी इंफॉर्मेशन दी है। तो देखो, प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट दी है, डेप्रीशिएशन दिया है, डब्ल्यूडीवी दी है, करंट एसेट्स दिए हैं 400 300, टोटल 700 हो जाएंगे। ये टोटल भी दिया है मैक्स एंड मिनी लिमिटेड के। उसमें करंट लायबिलिटी भी आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है। यहां इसके बाद आपको लोन फंड्स भी दिए हैं कि भाई मिनी डिवीजन के पास 100 करोड़ रुपीस इन करोड़ ऊपर दिया है, 100 करोड़ का लोन है। ओके, जिसपे पीपीई सिक्योर है, चार्ज क्रिएट है। इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल 50 करोड़ है, अदर इक्विटी 650 दी हुई है। इट इज डिसाइडेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी मिनी लिमिटेड। मिनी लिमिटेड आप बना रहे हो टू टेक ओवर द असेट्स ऑफ मिनी डिवीजन। जो ये मिनी डिवीजन है ना, इसको डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो, दैट इज इसको हटा रहे हो बुक से, और एक नई कंपनी बन रही है मिनी लिमिटेड। कैन आई से मिनी लिमिटेड इज द रिजल्टिंग कंपनी? मिनी लिमिटेड इज द रिजल्टिंग कंपनी, यस नो? आंसर इज यस। नाउ accordingly mini limited was incorporated to take over the balance sheet figures, the assets liabilities as of that division. mini limited को ने अलॉट किए, क्या किया, 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स दे रहे थे 10 रुपए एक के हिसाब से इन द कंपनी टू द मेंबर्स ऑफ मैक्सी मिनी लिमिटेड। मुझे एक बात बताओ, मेंबर्स को दे रहे हैं तो ये कौन सा केस हो गया? सर ये डीमर्जर का केस हो गया, यस और नो? हाँ, इन फुल सेटलमेंट ऑफ द कंसिडरेशन द मेंबर्स ऑफ मैक्सी मिनी लिमिटेड are therefore to become the members of mini limited as well as without having to take any further investment. आपसे पूछा क्या गया है, you are required to pass journal entries in relation to the above in the books of maxi mini limited. maxi mini limited कौन हो जाएगी बेटा? demerged कंपनी। और मिनी लिमिटेड कौन हो जाएगी? रिजल्टिंग कंपनी। अच्छा, ऑल्सो शो बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज ऑन द मॉर्निंग ऑफ 1 नवंबर। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर को ही टेक ओवर हुआ है, उसी दिन की बैलेंस शीट दी है, डेट ऑफ एक्विजिशन, और शोइंग करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर फिगर्स। अच्छा, दूसरी बात क्या पूछी इन्होंने, द डायरेक्टर्स ऑफ द टू कंपनी आस्क यू टू फाइंड आउट द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ प्री एंड पोस्ट डीमर्जर, और इसका इंपैक्ट बताना है शेयर होल्डर्स की फंड वेल्थ पे क्या पड़ता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे रिजल्टिंग कंपनी कौन है, मिनी लिमिटेड। डीमर्ज्ड कंपनी कौन है, मिनी डिवीजन ऑफ मैक्सी मिनी लिमिटेड। क्योंकि मिनी डिवीजन को आप डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो मिनी डिवीजन ऑफ मैक्सी मिनी लिमिटेड। अच्छा, दोनों कंपनीज की बुक्स में एंट्री करना है, तो सबसे पहले हम मैक्सी मिनी लिमिटेड की बुक्स में करेंगे, दैट इज डीमर्ज कंपनी। सारी की सारी करंट लायबिलिटीज ऑफ मिनी डिवीजन हमें हटानी है, तो मिनी डिवीजन की सारी करंट लायबिलिटीज 100 की हैं, लोन फंड 100 का है, और अदर इक्विटी 650 में से कितने की होगी ये देखना पड़ेगा, बट अपन यहां पे देखेंगे कैसे। देखो, करंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट 100, लोन अकाउंट डेबिट 100, पीपी आपके 200, करंट एसेट्स 300। याद रखना मिनी लिमिटेड पीसी भी दे रही है, यस नो?
उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर है, पीसी कैसे आया सर, 5 करोड़ इंटू 10, तो ये आपका आ जाएगा कैसे सर, 5 करोड़ शेयर्स इंटू ₹10, दैट इज 50 करोड़। तो 50 करोड़ का आपको मिनी लिमिटेड ने क्या दे दिया, पीसी। तो बैलेंसिंग फिगर कहां से आएगी, पीओरएल, दैट इज कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 250 से। सर कौन सी मेथड है ये, एक्विजिशन मेथड है सर। क्यों, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं दिया कि कॉमन कंट्रोल वगैरह है। यस नो, यस नो, ओके। सेकेंड एंट्री क्या होगी सर, इक्विटी शेयर्स इन मिनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू मिनी लिमिटेड 50 से पीसी का डिस्चार्ज कर रहे हो अपन, और उस पीसी को कैपिटल रिजर्व में ले जाओ, कैपिटल रिजर्व दैट इज 50, यस और नो, आंसर इज यस। ओके, सो यहां पे हमने लिखा है थर्ड एंट्री, दैट इज कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन मिनी लिमिटेड। सर बट आपने ये कैसे कह दिया कि सर ये एक्विजिशन वाला है। आप देखो यहां पे ना कुछ क्लैरिटी दी नहीं है क्वेश्चन में, तो यहां पे आप चाहो तो एजम्पशन ले रहे हो कि ये सीसीटी वाला है। आप चाहो तो मॉड्यूल का भी इसका आंसर देखोगे ना, मॉड्यूल में भी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इट वाज जस्ट लाइक कि ये रहा, any other alternate set of entries with the same net effect on various account may be given by the students, ये तो ठीक है। It is expected that students should evaluate all reorganization from common control parameters and apply highly assumptions in the note while solving the question। तो वो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में नोट उन्होंने डाल दिया था कि सीसीटी का क्वेश्चन है, तो अपने को भी ये याद रखना है कि भाई सीसीटी का है। सर क्या हम सीसीटी का क्वेश्चन है तो हमने पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाई, यस, लेकिन क्या हम इसमें एक्विजिशन मेथड लगा सकते हैं, आंसर इज यस। तब अपन क्या करेंगे, यहां पे रिजर्व्स एंड सरप्लस यूज करेंगे, यस नो, आंसर इज यस, ठीक है, और यहां रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा। ओके, नाउ ये तो हो गई कौन सी कंपनी में, डीमर्ज्ड कंपनी में। ओके, नाउ कम्स दी मिनी लिमिटेड। मिनी लिमिटेड कौन है, रिजल्टिंग कंपनी। अभी तक तो डीमर्ज्ड कंपनी मैक्सी मिनी डिवीजन वाली कंपनी है। ओके, इसमें हम बुक वैल्यू पे एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे, तो पीपी अकाउंट डेबिट 200, करेंट एसेट अकाउंट 300, करेंट लायबिलिटी 100, लोन 100, मेंबर्स ऑफ मिनी लिमिटेड 50 एंड कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर 250 आ जाएगा अगेन, और मेंबर्स ऑफ मिनी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50, ये पीसी आपका डिस्चार्ज होगा। बैलेंस शीट कैसे बनेगी सर, आपको प्री एक्विजिशन भी बतानी है, पोस्ट एक्विजिशन भी बतानी है। तो प्री एक्विजिशन तो ऑलरेडी गिवन रहेगी आपकी, प्री एक्विजिशन तो 300 थे ही ना, बट पोस्ट एक्विजिशन सिर्फ अब आपके पास कौन सी बची, मैक्सी मिनी लिमिटेड में सिर्फ मैक्स डिवीजन बची, मैक्सी डिवीजन, तो उसके एसेट्स आएंगे पोस्ट एक्विजिशन में। अदर करंट एसेट्स में आपके 700 तो क्वेश्चन में दिए थे, बट 300 तो डी रिकॉग्नाइज कर दिया आपने, तो 400 ही बचे। इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 100 रुपए, ये सेम ही रहेगी। अदर इक्विटी, इसके लिए नोट नंबर 1 650 दिया है, बट यहां नीचे अपन ने नोट नंबर 1 अदर इक्विटी का भी दिया है। अदर इक्विटी टोटल कितनी थी, प्री में 650 थी, बट पोस्ट में 650, बट पुराना वाला 250 प्लस 50, 250 कैपिटल रिजर्व और 50 अपन ने पीसी में दिया, तो 300 लेस कर दिया, दैट इज 350 बचा है आपका रिजर्व, ये रहा। उसके बाद बोरिंग्स आपके पास पहले थी, बट इस बार तो अब कुछ है ही नहीं, मैक्सी के पास कुछ था ही नहीं। करंट लायबिलिटी 100 प्लस 100 200 थी, बट यहां पे 100 ही बचेगा। तो ये मैक्सी लिमिटेड, मैक्सी मिनी लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाना आसान थी। इसके बाद अपन आते हैं किस पे, मिनी लिमिटेड, जो रिजल्टिंग कंपनी, हम यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिजल्टिंग कंपनी की बैलेंस शीट। और ये कौन सी थी सर, ये थी डीमर्ज्ड कंपनी, इसकी बैलेंस शीट। दोनों की बैलेंस शीट पूछी हुई थी, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से बहुत आसानी से निकाली। इसमें तो कुछ नहीं, इसमें प्री एंड एक्विजिशन तो कुछ होगा ही नहीं, पोस्ट एक्विजिशन है जो भी है। सो पीपी कितने की आ गई, 200 की आ गई। अदर करंट एसेट्स 300 के आ गए। इक्विटी शेयर कैपिटल 50 की थी, यहां पे अदर इक्विटी में 250 कैपिटल रिजर्व। नॉन करंट लायबिलिटी में बोरिंग 100 की आएंगी, करंट लायबिलिटी 100 की आएगी, अगेन ये 50 आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा पूरा पार्ट 1। पार्ट 1 में हमें एंट्रीज पास करनी थी और बैलेंस शीट भी दोनों कंपनीज की बनानी थी। दूसरे पार्ट में बोला है कि हमें नेट एसेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बोथ प्री एंड पोस्ट मर्जर बताना था। तो हमने क्या किया, यहां पे प्री में कितना था हमारे पास, मैक्सी एंड मिनी में हमारे पास जो टोटल एसेट्स थे वो 700 करोड़ के। पोस्ट एक्विजिशन सिर्फ मैक्सी के बचे 400। यहां 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स थे, यहां भी 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं। इसकी पोस्ट एक्विजिशन मैक्सी मिनी की कितनी है, प्री एक्विजिशन 140, यहां पे सिर्फ 5 पे 80 बचा। और मिनी की कितनी हो गई, 300 डिवाइड बाय 5 60। सो कैन आई से
demerger of the companies has no impact on net asset value of the shareholders as pre-merger it was 140. डायरेक्टली देखोगे अगर आप, क्योंकि थर्ड पार्ट में आपसे इंपैक्ट पूछा है, इंपैक्ट अगर आपसे पूछा है तो आप ये मान के चलना कि इंपैक्ट अपन कैसे निकालेंगे, नेट एसेट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। तो टोटल नेट एसेट्स कितने थे 700, सॉरी टोटल एसेट्स कितने थे 700 डिवाइड बाई 5 करोड़ 140। सर यहां तो सिर्फ मैक्सी डिवीजन बचा 400 करोड़ डिवाइड बाई 5, तो 80 रुपीज तो यहां पोस्ट एक्विजिशन हो गया, और मिनी लिमिटेड में 300 डिवाइड बाई 5 60, तो 80 प्लस 60 अगेन 140। तो शेयर होल्डर की वेल्थ पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, और वही चीज हम लिख देंगे, डीमर्जर ऑफ द कंपनी हैज नो इंपैक्ट ऑफ द शेयर नेट एसेट वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स एज प्री मर्जर इट वाज 140 एंड पोस्ट डीमर्जर इट वाज 80 एंड 60 दैट इज 140, बट बिकॉज ऑफ द सेपरेट फोकस द प्रॉफिटेबिलिटी विल इंप्रूव। क्योंकि कंपनी अलग अलग हो गई है, ये कंपनी पहले दोनों एक ही थी, तो यहां पे 140 था, अलग अलग हो गई तो 80 और 60 हो गया। शेयर होल्डर्स की वेल्थ पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, बट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी विल इंप्रूव। व्हाई? बिकॉज अब ये सिर्फ मैक्सी है और ये सिर्फ मिनी हो गया डीमर्जर के बाद, तो प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा इंप्रूव होगी, याद रखेंगे आप लोग। ओके, सो दिस वाज द एंटायर इंड एस 103। मैंने आपको 4 पार्ट्स में पूरा रिवाइज करा दिया है। अगला हमारा इंड एस जल्दी ही आने वाला है यूट्यूब पर, और उसको भी आप उतना ही ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको जो भी अमेंडमेंट्स रहेंगे रिवीजन शेड्यूल में, वो सारी की सारी चीजें मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट करता रहूंगा। और आपको रिवीजन अच्छा लगे तो डू लाइक, कमेंट एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक एंड एनीथिंग जहां पे आपको लगता है कि मुझे इंप्रूव करना चाहिए, डू सजेस्ट मी, आई विल डेफिनेटली इंप्रूव। एंड सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और बिजनेस कॉम्बिनेशन में इस वीडियो के बाद पूरा बिजनेस कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आईसीआई पोर्टल पर और हम ना कर पाए, सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों, बस अब आपको एक बार घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय एंड ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलते हैं अगले इंडियस पे।